हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। और थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है, आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। और ये जो आपकी हिस्ट्री है, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550। ये आपकी हिस्ट्री होने वाली है। आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर यानी 2023 का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 16 में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना अनिवार्य होता है, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हों आप उन्हें देख पाएँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 75 मार्क्स का है। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इसको कवर करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर थोड़े से निर्देश हैं जो कि छात्रों के लिए होते हैं, जो पढ़ने अनिवार्य होते हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट ये है वो कहता है कि यहाँ पर आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं, यानी सभी के क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल होने वाले हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर या तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहें तो पूरा ही हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहें तो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि आप जो भी लैंग्वेज चयन करेंगे, पूरा ही क्वेश्चन पेपर फिर आपको उसी लैंग्वेज में चयन करना होगा, उसी लैंग्वेज में करना होगा। ऐसे नहीं है आपने फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिया एंड सेकंड क्वेश्चन हिंदी में कर दिया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, वही जो निर्देश अभी मैंने बताए थे वही यहाँ लिखे हैं। जैसे कि 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सभी के अंक बराबर है, और इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एकता प्रणाली के विकास को रेखांकित कीजिए। समकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी आपको 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो आपकी एकता प्रणाली आपने पढ़ी थी, एकता प्रणाली थी, उसका विकास कैसे हुआ वो आपको रेखांकित करना है, यानी उसके विकास के बारे में बताना है। और समकालीन प्रशासन में व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, यानी अर्थव्यवस्था पर एकता प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत डायग्राम भी बना सकते हैं, इस तरह से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसमें आप 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, फिर उसके बाद में 14वीं शताब्दी, और यहाँ आप उसका रैंक लिख सकते हैं। फिर उसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि पहले ये इतना था, फिर 13वीं शताब्दी में बढ़कर इतना हो गया, फिर 14वीं में बढ़कर ये इतना हो गया, फिर 15वीं में ये थोड़ा नीचे हो गया। इस तरह से आप इस तरह से ग्राफ बनाकर इसको दिखा सकते हैं, जो कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बाजार नियंत्रण नीति युग का आश्चर्य था, इसका कथन को विस्तार कीजिए। यानी देखिए, बाजार नियंत्रण नीति युग का एक आश्चर्य था, इस कथन का आपको विस्तार से वर्णन करना है कि ये कथन क्या कह रहा है, कि इस कथन में आप क्या समझते हैं। क्योंकि देखिए, बाजार नियंत्रण जो नीति थी वो एक युग का आश्चर्य था, किस तरह से था ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विजयनगर और बहमनी संघर्ष के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। दक्षिण भारत में राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, विजयनगर और बहमनी दोनों ही साम्राज्य दक्षिण भारत के हैं, और देखिए इन दोनों के बीच में हमेशा ही क्या रहता था, संघर्ष रहता था। तो पहले आपको विजयनगर के बारे में थोड़ी सी बातें बतानी है कि विजयनगर कहाँ का राज्य था और इसमें कौन शासन करता था। फिर बहमनी राज्य के बारे में बताना कि बहमनी कहाँ स्थित था और यहाँ पर कौन शासन करता था। फिर इन दोनों के संघर्ष के बारे में बताना है कि इन दोनों के बीच में संघर्ष क्यों रहता था, उनके कोई भी चरण आपको बताने हैं कि इन दोनों के बीच में संघर्ष के क्या चरण थे। और फिर इन दोनों के संघर्ष के बाद में आपको दक्षिण भारत में की जो राजनीति थी इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता था, ये आपको बताना है। क्योंकि दोनों ही राज्य दक्षिण भारत के थे, तो दक्षिण भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता था, फिर आपको ये बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शेरशाह सूरी के अधीन भू राजस्व प्रणाली और उसके द्वारा उठाए गए अन्य प्रशासनिक उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी शेरशाह सूरी के अधीन जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, और अन्य जो प्रशासनिक उपायों का विस्तार किया था वो आपको बताना है शेरशाह सूरी के अंतर्गत जो किए गए थे। ठीक है, यानी आपको पहले शेरशाह सूरी के बारे में बताना है, फिर इसके जो अधीन भू राजस्व प्रणाली थी उसके बारे में बताना है कि इसके अधीन जो भू राजस्व प्रणाली थी वो किस तरह से कार्य करती थी और किस तरह से थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में मीरा के योगदान पर एक निबंध लिखिए। यानी मध्यकालीन जो हमारे भक्ति आंदोलन चले थे उसमें जो मीराबाई थी उनका क्या योगदान था ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए जो मीराबाई हैं वो भी मध्यकालीन टाइम की हैं। और देखिए मीराबाई ने जो हमारे भक्ति आंदोलन थे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, क्योंकि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी मीराबाई। तो आपको पहले मीराबाई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो कौन थी, कहाँ की राजकुमारी थी और किस तरह से वो जो कृष्ण भक्ति थी उसमें लीन हो गई थी, ये आपको बताना है। और इसके अंतर्गत फिर आपको मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन थे उनके बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें आपको इस निबंध में लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, कुतुब परिषद के भीतर विभिन्न संरचनाओं की स्थापत्य विशेषताओं का विस्तृत विवरण कीजिए। यानी कुतुब परिषद के भीतर जो विभिन्न संरचनाएं हो रही थी या विभिन्न संरचनाएं थी उसकी स्थापत्य विशेषताएं, जो उसके टाइम पे बनाई गई विशेषताएं थी, यानी उसको जो स्थापत्य बनाने में जो विशेषताएं हैं वो आपको विस्तार से बतानी है कि कुतुब परिषद की जो स्थापत्य विशेषता है, उसकी संरचना की जो विशेषता है वो क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में व्यापारी समुदायों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान जो भारतीय विदेशी व्यापार थे उसमें व्यापारियों की जो समुदाय की भूमिका होती थी वो बतानी है कि व्यापारिक समुदायों की क्या भूमिका थी उस टाइम पे 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय विदेशी व्यापारियों में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं दो को अटेम्प्ट करना है। तो पहला है हमारा तारिक ए फिरोज शाही, यानी आपको तारिक ए फिरोज शाही के ऊपर चर्चा करनी है। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी उपाय, यानी जो फिरोज शाह तुगलक था उसके जो कल्याणकारी उपाय थे उनके बारे में चर्चा करनी है। नेक्स्ट है हमारा बहमनी साम्राज्य, यानी जो हमारा बहमनी साम्राज्य दक्षिण का साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट है हमारा हम्पी, जो कि दक्षिण में था। हम्पी भी हमारा दक्षिण का राज्य है तो आपको हम्पी के बारे में बताना है। देखिए अगर आप बहमनी साम्राज्य या फिर हम्पी के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको पहले बताना होगा ये कहाँ के दोनों ही साम्राज्य हैं और यहाँ पर कौन शासन करता था, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था, सारी चीज़ें आपको बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निज़ामुद्दीन औलिया, यानी निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बताना है कि निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे, कहाँ रहते थे। क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं एक फेमस औलिया रहे हैं जो कि दिल्ली में रहते थे, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। मैं संडे में लाइव भी आती हूँ तो आप मेरी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।